अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं मेहरीन सब्तैन। नाज़रीन, भारतीय जारहियत जो है वो इस वक्त अपने अरूज पर है और कश्मीर में भारत की इंसानियत सोच कार्रवाइयां भी खत्म नहीं हुई थी कि पाकिस्तान की कश्मीर के हवाले से एग्रेसिव स्ट्रैटेजी अपनाने और दुनिया में कश्मीरियों की आवाज बनने पर भारत खित्ते में जंगी हालत पैदा कर सकता है। आज हम इस पर बात करेंगे। खबर यह है कि कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन के तहत भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की तैयारियां शुरू कर दी हैं और भारत ने मखसूस अहदाफ पर हमले के लिए कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन के 3 दर्जों में से पहला मरहला मुकम्मल कर लिया है। पाकिस्तान भी भरपूर दिफाई रद्द-ए-अमल के लिए तैयार है और हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान पहल नहीं करेगा, ताहम रेड लाइन क्रॉस नहीं करने दी जाएगी। भारत को जारहियत और जंगी जुनून पर मुल्क के अंदर और बाहर इस वक्त शदीद तनकीद का सामना है। भारतीय लीडर मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद भी कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आला उत्तर प्रदेश है, बीएसपी की सरबराह है मायावती, जिनका ये कहना है कि मोदी जो है अपनी हुकूमत की गलतियां छुपाने के लिए भारत को पाकिस्तान के साथ जंग में धकेल सकता है, झोंक सकता है। अब इस हवाले से भारत के एक और प्रोमिनेंट लीडर भी है, जनता दल पार्टी के सरबराह है लालू प्रसाद यादव, जिनका ये कहना है कि भारत को पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करनी चाहिए और उसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तानी फौज की तैयारी है वो इंडियन फौज की तैयारी नहीं है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स को ही ले लें, उनके मुताबिक अगर पाकिस्तान और भारत की जंग हुई तो ज्यादा नुकसान भारत का होगा। अब दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान पर उड़ी हमले का जो इल्जाम लगा रहा है, तो इसी टाइम पे उनके अपने एक साबिक सीनियर फौजी है मार्शल कपल, जिनका के नाम है, और उनका ये कहना है कि उड़ी हमला करने वालों की लाशों को जो उजलत में दफनाया गया है, इससे भारत के इल्जाम के बारे में जो है शकूक और शुबहात पैदा हो रहे हैं। जी हाँ, ये इनके अपने ही रिटायर्ड मार्शल है। अब इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम जरूर बात करेंगे वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के खिताब के दौरान कश्मीर का मामला जो उठाएंगे, हुकूमत कश्मीर में भारतीय जारहियत को दुनिया को बावर करवाने में किस हद तक कामयाब होगी, इस पर हम बात करेंगे। और पाकिस्तान और भारत पर क्या जंग के साए मंडला रहे हैं, इसके दोनों ममालिक पर क्या नताइज निकल सकते हैं, और अगर खास्ता ये जंग हुई तो कैसे न्यूक्लियर वॉर में ये क्या तब्दील हो सकती है या फिर तीसरी जंग अजीम का रूप धार सकती है, ये तमाम बातें की जाएंगी आज के हमारे इस प्रोग्राम में। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद है उनके बारे में भी आपको बताते चले। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद जुबैर साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, कमर जमान कायरा साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और खुर्शीद कसूरी साहब, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हमारे साथ होंगे। हाँ जी, हम बात करते हैं सबसे पहले मोहम्मद जुबैर साहब आपकी जानिब आएंगे, क्योंकि इस वक्त वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनकी जो इस वक्त उन्होंने जिस तरह से वो कोशिशें कर रहे हैं फॉर्म पर, उसे सराहा भी जा रहा है, उसके ऊपर तबसरे भी किए जा रहे हैं। आप सबसे पहले ये बताएं कि इस वक्त जो सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है, जो एग्रेसिव स्ट्रैटेजी भारत की जानिब से सामने आ रही है, इस पर हमारा क्या रिएक्शन है? मेरा ख्याल है एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें अपने नुक्ते नज़र से कश्मीर का जो मसला है, सिर्फ़ इस हमले के बाद से नहीं, आपको पता है कि पूरी दुनिया को पता है कि पिछले काफ़ी अरसे से तकरीबन 2 महीने से एक इंडिजिनस मूवमेंट कश्मीर में शुरू हुई है और जाहिर सी बात है कश्मीरी जो है अपने राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहते हैं और पाकिस्तान हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि उसकी हम डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और इंटरनेशनल सपोर्ट हम करेंगे। हमारा आवाम का एक झुकाव है, एक इंटरेस्ट है, एक फीलिंग है, और इंडियंस को भी हम ये कहते हैं कि ये एक अनफिनिश्ड एजेंडा है पार्टीशन का, जिसको पूरा एक ना एक वक्त पर ज़रूर होना है, और द अर्लियर द बेटर फॉर बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। सो हमें तो प्राइम मिनिस्टर उसी हवाले से इन चीज़ों को उजागर करेंगे, और ये जो टेंशन बढ़ी है एज अ रिज़ल्ट ऑफ वो जो अटैक हुआ था कश्मीर में, जो कि इंडिया ने ब्लेम किया है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने स्विफ्टली उसको डिनाई भी किया था। और हमने इंडियन से थोड़ी सी मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम, जैसे पहले भी हुआ था पठानकोट में, कि हमने प्राइम मिनिस्टर ने ये एग्री किया था कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कर लें, हम अपने लोगों को वहाँ भेजेंगे, और अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है जिसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट किसी तरह से भी नज़र आती है, एक तो पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के कोई इदारे की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हो ही नहीं सकती, हमारी पॉलिसी नहीं है, तो एक पाकिस्तान को ब्लेम करना और एक हाइप क्रिएट करना मेरा ख्याल है सिर्फ इसलिए इंडिया कर रहा है ताकि वो जो कश्मीर की मूवमेंट है उसको दबाया जा सके।
लेकिन मेरा ख्याल है कि अवाम के जो जज्बात हैं उसको इस वक्त रोका नहीं जा सकता। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, ये भी बता दें कि क्या पहले की तरह पाकिस्तान ये मुतालबा करेगा या भारत को ये कहेगा कि आलमी इदारों से तहकीकात करा ले? उड़ी के मामले को जो इस कदर उठाया जा रहा है, जो इतना एग्रेसिवली इस वक्त वो रिएक्ट कर रहे हैं, तो उड़ी के मामले को आलमी इदारों से इसकी तहकीकात करा ले। उनके तो अपने जो है एयर चीफ मार्शल जो है रिटायर्ड, वो कहते हैं कि जिस तरह से दफना दिया गया इन लोगों को इतने जल्दी, तो इससे भारत की जो मुनाफिकाना रवैया है वो सामने आ रहा है, वो कुछ छुपाना चाह रहे हैं, कुछ इस तरह से लगता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एक तो बड़ा क्लियर है कि चूँकि मैंने कहा उसका बैकग्राउंड है कि भारत कश्मीर में जो मूवमेंट चल रही थी वो इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी, और इंस्पायर्ड ऑफ द फैक्ट कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी हुकूमत की तरफ से भरपूर कोशिश की गई, फ़ौज की तरफ से, उनकी इंडियन आर्मी की तरफ से, कि इस मूवमेंट को दबाया जा सके, लेकिन वो मूवमेंट बढ़ती चली गई क्योंकि उसका एक वहाँ के कश्मीरी अवाम की तरफ से एक रद्द अमल आया था। और वो मेरा ख्याल है, अब जाहिर सी बात है हम तो यहाँ एक एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं कि उनकी क्या रैशनल है इसके पीछे। उसके पीछे वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ जो है ये अक्रॉस द बॉर्डर हो रही है, पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, अदरवाइज़ ये मूवमेंट में कोई दम नहीं है। लेकिन इंडियंस को भी मेरा ख्याल है थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए कि वाइल एड्रेसिंग द इश्यूज़ मीरीज चाहते हैं उसको एड्रेस करें। उसके साथ साथ इस हमले के हवाले से पाकिस्तान को ब्लेम करना मेरा ख्याल है हो सकता है शॉर्ट टर्म गेन उनके लिए ज़रूर हो, लेकिन इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म ये कोई उनके लिए फ़ायदा नहीं होगा। ठीक, सही। अच्छा, कमरज़मान कायरा साहब, आपको क्या लगता है इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म साहब जिस फोरम पे मौजूद है और जिस तरह की अभी तक उन्होंने कोशिशें की है, सराहा भी जा रहा है बहुत से फोरम्स पर इसको, आपको लगता है कि अभी जो इजलास में वो खिताब करेंगे कुछ इस तरह से बावर करा सकेंगे लोगों को, ये बावर करा सकेंगे कि कश्मीर में जो कुछ किया जा रहा है वो गलत है? मेरा पहली बात तो यह है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब का दौरा जो है इससे बहुत पहले हमें बड़ा फ़ाल किस्म की फ़ॉरेन एक्टिविटी के ज़रिए हुकूमती सतह पे, वज़ारती सतह पे ये मामला दुनिया के अहम ममालिक से उठाने की ज़रूरत थी, जिसमें गवर्नमेंट फेल रही है। बिल्कुल UN का फ़ोरम ठीक है, बहुत बड़ा फ़ोरम है, लेकिन ये याद रखिए तारीख हमें ये सबक देती है कि इस फोरम से जो फैसले होते रहे हैं वो हमेशा ताकतवर अक़वाम के हक़ में हुए हैं, कमज़ोर कौमों के हक़ में कभी नहीं हुए। और UN के फोरम ने कभी भी किसी कमज़ोर कौम के ख़िलाफ़ दुनिया की बड़ी ताकतों को रोकने की बात भी नहीं की। ये हमारे लिए एक सबक ज़रूर है। इसकी साइड लाइन पर होने वाली मुलाकातें अहम हैं, यकीनन उस पर फ़ायदा ज़रूर हो सकता है, लेकिन हमें कश्मीर के मुकदमे को समझना चाहिए। इस वक्त 3 वर्शंस हैं, एक मौक़िफ़ हिंदुस्तान का है, एक मौक़िफ़ पाकिस्तान का है, और एक वो परसेप्शन है जो दुनिया देख रही है, जो दुनिया समझ रही है। पाकिस्तान अपना मुकदमा दुनिया के सामने रख रहा है, हिंदुस्तान अपना मुकदमा दुनिया के सामने रख रहा है, और दुनिया पाकिस्तान के मुकदमे को कितना कबूल करती है, पाकिस्तान के नैरेटिव को कितना कबूल करती है, हिंदुस्तान के नैरेटिव को कितना कबूल करते हैं, ये मैटर करेगा बुनियादी तौर पर। मैं समझता हूं कि कश्मीर के अंदर उठने वाली मूवमेंट को दबाने के लिए हिंदुस्तान ने बारहा इस मूवमेंट के अंदर मुसलसल तशद्दुद को इंतहाई तौर पर इस्तेमाल किया है। और उनका न सिर्फ तशद्दुद, जिस्मानी तशद्दुद और कत्ल आम एक जगह है, एक बड़ा खौफनाक इससे बढ़ के जुर्म जो होता है वो इज्जतें लूटना है। जब लोगों के इरादे तोड़ने होते हैं कौमों के, वो तक वो गए हैं और बार बार गए हैं। लेकिन इसके बावजूद हम दुनिया को मौसर तरीके से अपना नैरेटिव पढ़ा नहीं पाए। आज भी होता क्या है ये पता नहीं, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये क्या है। कसूरी साहब इस पे बहुत बेहतर रोशनी डाल सकेंगे, हम सबसे ज़्यादा बेहतर इस मामले को जानते हैं कि जब भी कोई पाकिस्तान हिंदुस्तान की टाक शुरू होते हैं तो कोई इंसिडेंट हो जाते हैं, या अगर हमारा कोई ऐसा होता है कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ को अपना मुकदमा दुनिया के सामने लेके जा रहे होते हैं, तो एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि हमारा बना बनाया मुकदमा जो कश्मीर के लोगों की बेचारों की ज़िल्लतें और उनकी तकलीफ़ों का मुकदमा है, उनके राइट्स का मुकदमा है, वो कमज़ोर पड़ जाता है। और उल्टे हम जो दुनिया में दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंटलाइन स्टेट हैं, जो सबसे बड़ा इसका शिकार हैं, वही मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा दिए जाते हैं। तो ये हमें देखने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान तो जो कहेगा वो यही कहेगा कि सारा कसूर पाकिस्तान का है।
पाकिस्तान को देखना है कि जो वो हमारे खिलाफ नैरेटिव दे रहे हैं उसको अपने घर बैठ के हम आपके प्रोग्रामों में या हम दीगर फोरम्स पे भले बड़ा शोर करते रहे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज एक बड़ी अच्छी तकरीर कर देंगे, इधर बैठ के हम हमारी जो गवर्नमेंट है या हम मीडिया जो है ये कहेगा जी बड़ी आला स्पीच पाकिस्तान के, उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ दिया, कश्मीरियों को उन्होंने कमाल उनका रिप्रेजेंटेशन कर दी। सवाल है उसका फायदा क्या होगा? क्या कश्मीर के मुसलमानों को? खुर्शीद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद है, कमर ज़मान कायरा साहब, उनका हम फायदा उठाएंगे क्योंकि कामयाब तरीन फॉरेन पॉलिसी उनकी रही, वज़ीर ख़ारजा के तौर पे गहरी नजर भी रखते हैं। खुर्शीद कसूरी साहब, आप क्या कहेंगे इस वक्त जो पाकिस्तान का स्टैंड है वो होना क्या चाहिए, जो है क्या आप उससे मुतमईन है? और भारत, जैसे कि अभी कमर ज़मान कायरा साहब कह रहे थे कि हमेशा जब भी किसी फोरम पे आवाज उठाए जाने वाली होती है तो भारत ऐसी कोई ना कोई तखरीबी हरकत जो इसकी जानिब से हो जाती है जिसके बाद वो किसी न किसी तरह इस तमाम मामले को सबोटाज करने की कोशिश करता है। देखिए, तारीख ये है कि ये दोनों तरफ ऐसी ताकतें मौजूद हैं, पाकिस्तान में भी और भारत में भी, कि जब कोई प्रोग्रेस हो रही होती है तो उसमें वो कुछ ना कुछ ज़रूर हायल होती हैं। जैसे कि जब मैं जा रहा था दिल्ली तो एक दिन पहले समझौता एक्सप्रेस का वाक़या हो गया जिसमें बहुत से पाकिस्तानी शहीद हो गए। पहले पाकिस्तान पे मलबा डालने की कोशिश की गई, बाद में पता चला कि हिंदू परस्त तंजीमें जो थीं, एक्सट्रीमिस्ट हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस उसमें मौजूद थीं और उसमें एक सर्विंग ऑफिसर इंडियन आर्मी के कर्नल भी थे उसके अंदर। और फिर उसके बाद जब मेरे सक्सेसर शाह महमूद गए तो मुंबई का वाक़या हो गया। इसी वजह से ज़रूरी ये था कि पाकिस्तान और भारत की क़यादत जो है वो इतनी दूरअंदेशी दिखाए, गहराई सोच में लाए कि भाई ये लोग तो मुखालफत करते रहेंगे दोनों ममालिक में, इनको वीटो पावर नहीं देनी चाहिए। इसीलिए हमने एक 2005 में जॉइंटमेंट नई दिल्ली में इशू किया था पाकिस्तान और भारत ने, इर्रिवर्सिबिलिटी ऑफ द पीस प्रोसेस। तो जब तक दोनों ममालिक की क़यादत जो है, मैं ये लिमिटेड पॉइंट पे जवाब दे रहा हूँ फिर मैं बाकी तरफ आऊँगा, ये ना मुसम्मम इरादा कर लें कि वो बातचीत को नहीं ख़त्म करेंगी, ये जानते हुए कि जब वो आगे बढ़ेंगी कोई ना कोई मसला सामने आ जाएगा तो ये मसाइल सामने आते रहेंगे। अब दूसरी बात, जो ये मौजूदा सूरत हाल कश्मीर की है और वज़ीर आज़म साहब का न्यूयॉर्क का दौरा, जो मौजूदा सूरत हाल है कोई मानने को आज तैयार नहीं। और आप अमेरिका और वेस्ट के बयानात भी देख लें, हालांकि आजकल अमेरिका की और वेस्ट हिंदुस्तान की बहुत हम-आहंगी है कई मामलात पर, लेकिन मसला कश्मीर पे जो जॉन कैरी भी मिले हैं उन्होंने कहीं ऐसी बात नहीं की जो भारत के मफाद में जाए जब वो कल प्राइम मिनिस्टर को मिले हैं, क्योंकि इतना संग दिलाना जो है रवैया है भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का। साहब कोई बात नहीं की ना जॉन केरी ने? जी हाँ, मैं वो उस पर आने लगा था जी अभी आपकी तरफ। नहीं, मैं क्या आपको ये रहा था, उन्होंने यही कहा, पुराना ही मौक़िफ़ दोहराया है। अमेरिका ने पिछले हफ्ते में 2-3 मरतबा कहा है कि पाकिस्तान और भारत इसका आपस में बातचीत के ज़रिए मुआहदा करें, मसला कश्मीर के ऊपर समझौता करें। यूँ है कि एक तो ख़ारजा पॉलिसी की कामयाबी का इस बात पर इन्हिसार है कि आपके मुल्क के अंदर के क्या हालात हैं। बरतानिया के बड़े मशहूर प्राइम मिनिस्टर थे विलियम ग्लैडस्टोन, उनसे किसी ने पूछा था कि जी खारजा पॉलिसी कामयाबी का राज, तो उन्होंने कहा राज यह है कि आपका मुल्क मजबूत हो, अंदरूनी इस्तेहकाम हो। आज बदकिस्मती से पाकिस्तान में वो सूरत हाल नहीं है। हालांकि ये मुतअद्दिद मरतबा कहा गया है कि सिविल और मिलिट्री एक पेज पे है, लेकिन आम तासुर ये है और अखबारात की एडिटोरियल्स और जो कॉलम्स हैं और ख़बरें हैं वो इस बात की गवाही दे रही हैं कि ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बदकिस्मती की बात है। क्या फिर ज़रूरत है? ज़रूरत है कोई ऐसा इदारा होना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल या जो मर्ज़ी नाम दे दें, जिसकी अपनी सेक्रेटेरिएट हो, जिसकी रेगुलर मीटिंग्स हों, जिसके मिनट्स लिए जाएं, जिसका बाद में उसका फॉलो अप हो। जब तक सिविल मिलिट्री क़यादत एक पेज पे नहीं आएगी
ये दुनिया के और ममालिक में तो जो भी सूरत हाल हो, हमारे यहाँ तो ये मौसम देखिए एक पेज पे तो नजर आते हैं ना, बातचीत भी हो रही है। राहिल शरीफ साहब ने कल रात भी बात की, अभी इसहाक डार साहब आपको से नजर आ रही होगी, दुनिया को नजर नहीं आ रही, और ये नहीं, दुनिया को नजर नहीं आ रही और आनी चाहिए। आपके मेरे कहने से या किसी और हमारे भाई के कहने से हालात नहीं बदलते। एक तो ये बात जो मैं कहना चाहूँगा, मेरे और आपके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, एक तासुर ये है और इसको दूर करना पड़ेगा, और ये जिम्मेदारी सियासी गवर्नमेंट की है कि वो ऐसा पॉलिसीज़ अपनाएं बातचीत के ज़रिए। सिर्फ फ़ोटो ऑप्स की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक सीरियस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल टाइप इदारे की, जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें, जैसे कि मुझे तजुर्बा है। एक बात। नंबर 2, हमें ऐसे एक्टिविटीज़ जो, ठीक है मैं एग्री करता हूँ कि डेलीगेशंस बाहर भेजे जाने चाहिए और फॉरेन ऑफिस को प्रोएक्टिव होना चाहिए, लेकिन जो फॉरेन ऑफिस को लीडरशिप प्रोवाइड करता है वो एक फुल टाइम इफेक्टिव फॉरेन मिनिस्टर है। सरताज साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, वो बहुत लायक आदमी हैं, तजुर्बाकार हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास एक तो पोर्टफोलियो नहीं, फाइनल डिसीजन तो हमेशा ही प्राइम मिनिस्टर का होता है कैबिनेट गवर्नमेंट में, लेकिन एक इफेक्टिव फॉरेन मिनिस्टर जो अपने महकमे का इंचार्ज हो, वो जो लीडरशिप प्रोवाइड कर सकता है। एक तो उनका उस महकमा नहीं है, नंबर 2 फॉरेन ऑफिस में 2 बंदे बिठा दिए। मैंने उस ऑफिस को 5 साल प्रिजाइड किया है, बड़े प्रोफेशनल लोग हैं वहाँ, लेकिन आजकल सूरत हाल ये है कि लोग ये देखते रहते हैं सीनियर अफसरान कि मियाँ साहब के करीब सरताज साहब हैं या फातमी साहब। ये बहुत गलत तरीका है। बहुत ही अहम गुफ्तगू हो रही है, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, इस बात को यहीं से हम करेंगे, और जो मोदी की जो हॉकिश अप्रोच है उस पर भी बात करेंगे कि जिस पर अभी भारत के अंदर भी काफी तनकीद की जा रही है। क्या मसला कश्मीर जो है वो हल के करीब है, इस पे भी गुफ्तगू करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त भारत की जारियत, उसके एग्रेसिव स्ट्रैटेजी पर हम बात कर रहे हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खुर्शीद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब, एक सवाल जो इससे किया जा रहा है बहुत ज़्यादा, खासतौर पे अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब तकरीर करनी है तो किस हद तक वो बावर करा सकेंगे, और क्या प्लानिंग क्या है इस वक्त? वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के पास ऐसे कौन से वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है जिनको कि इस फोरम पर डिस्कस किया जाएगा, और दीगर जो ममालिक है उनकी हमायत इस इशू पर हासिल की जा सकेगी? एक तो मैं ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा याद दहानी करा दूं कि काफ़ी कंट्रीज़ ने बड़ा पॉजिटिवली रिएक्ट किया है। जॉन कैरी के हवाले से बताया गया, यूएन सेक्रेटरी जनरल ने ये कहा कि पाकिस्तान और इंडिया को बैठ के मसले का हल तलाश करना चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा, ह्यूमैनिटेरियन जो उनकी यूएन सोसाइटी है उन्होंने भी कहा, ये जाहिर सी बात है हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश है। ये याद रखें कि 1947 से हम कश्मीर के मसले की हल की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सी हुकूमतें आई हैं और गई हैं, और सब ने भरपूर अंदाज में कोशिश की है। तो हमने जंगें भी की हैं कश्मीर के सिलसिले में, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि हमने कोशिश नहीं की। तो ये एक्सपेक्ट करना कि जी अगर अभी हुकूमत अगर बड़े इफ़ेक्टिवली काम करे तो कश्मीर इंडिया प्लेट में रख के दे देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये एक जद्दोजहद है, कंसिस्टेंटली हम कोशिश यही है। लेकिन इसके लिए एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, जो कसूरी साहब अभी बात कर रहे थे कि 2005 में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट न्यू दिल्ली में एक बात पर एग्री किया गया था कि द पीस प्रोसेस मस्ट कंटिन्यू। तो मेरा ख्याल है उस पीस प्रोसेस की कंटिन्यूएशन जो है वो डायलॉग के थ्रू होती है। हमारे यहाँ ऐसा जियालापन एक माहौल क्रिएट किया जाता है कि अगर आप बातचीत के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो उसको तमाम लोग उसको वीकनेस करार देना शुरू कर देते हैं। जब तक बातचीत नहीं होगी, जब तक एंगेज नहीं होंगे, तो कश्मीर या दूसरे मसाइल जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है वो हल नहीं होंगे। और ये मुख्तलिफ़ स्टेजेस होती हैं। जिस तरह मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगेन कसूरी साहब ही के एग्ज़ाम्पल दूंगा। नॉट कसूरी साहब, मुशर्रफ साहब ने 99 में कारगिल किया था।
वही वाजपेयी के ख़िलाफ़, और वही मुशर्रफ साहब थे जिन्होंने पीस अकॉर्ड किया बाद में जाके, और पूरी कौम ने सपोर्ट किया, और सपोर्ट करना भी चाहिए था क्योंकि एक पॉजिटिव इनिशिएटिव था। हमें डी एस्केलेट करना चाहिए, कुछ भी है माहौल को ख़राब होने में मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है कि इंडिया का कितना नुकसान होता है। हमें सेल्फिश तरीके से सोचना चाहिए कि पाकिस्तान का कितना नुकसान होता है, पाकिस्तान की इकॉनमी पर कितने बुरे असरात पड़ते हैं। तो जहां हम भरपूर अंदाज में कश्मीर का इशू उठाएंगे, प्राइम मिनिस्टर आज आप तकरीर देखेंगे, सुनेंगे, और बाकी वर्ल्ड लीडर्स के साथ भी एंगेजमेंट रखेंगे, और मुख्तलिफ कैपिटल और एम्बेसडर लेवल पर ये इस चीज़ को बावर कराने की कोशिश की जाएगी। उसके साथ साथ हमें एंगेजमेंट का प्रोसेस भी बहाल करने की कोशिश करनी चाहिए, और कौम को सपोर्ट करना चाहिए। ये सऊदी बाजी नहीं होती कि आपने कश्मीर जब तक मिलेगा नहीं तो हम बातचीत नहीं करेंगे। हर हुकूमत ने की है, मिलिट्री गवर्नमेंट्स ने भी की है। ज़ियाउल हक भी वहाँ इंडिया में पहुँच गए थे क्रिकेट मैच देखने के लिए, डी एस्केलेट करने के लिए, क्योंकि टेंशन बहुत बढ़ गया था। तो मेरा ख्याल है इस हुकूमत को भी एक सपोर्ट चाहिए। हम ज़ाहिर है हम उतने पैशनेट हैं जितना कोई और है कश्मीर के हवाले से, लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसको मेरा ख्याल है हल करने के लिए पूरी कौम एक साथ मिलकर अगर खड़ी होगी तो ज़्यादा चांसेस होंगे। चलिए ठीक, सही है। अच्छा कायरा साहब, एक आगाज़ में मैंने बात की थी कि जैसा इंडियन मीडिया जो है वो जिस तरह से बात कर रहा है और मोदी के जो जारहाना रवैया है उसको क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव जो है वो कहते हैं कि पाक फ़ौज के पास ऐसे हथियार तरबियत है जो भारतीय फ़ौज के पास नहीं है। फिर मायावती जो है साबिक वज़ीर आला उत्तर प्रदेश है, वो कहती है कि मोदी अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए इस तरह के काम कर रहा है, वो जंग भी छेड़ सकता है। फिर जो साबिक एयर मार्शल हैं कपिल, जिनका मैंने जिक्र किया था, वो भी कहते हैं कि इतने जल्दी हमलावरों की तदफीन कर देना जो है वो मशकूक कर देता है इस सारी एक्टिविटी को। तो ये जब सारी बातें सामने आ रही हैं, फिर न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो भी कहता है अपने एडिटोरियल में कि पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ने की सूरत में भारत को ज्यादा नुकसान होगा। किस कदर अहम है ये तमाम बयानात जो इस वक्त सामने आ रहे हैं? मरीन, मैं आपके इस सवाल पे आने से पहले एक आध मिनट चाहूँगा। देखिए, सवाल ये है कि हिंदुस्तान के अंदर एक इस वक्त ऐसा वज़ीर आज़म है जो इंतहा पसंदाना माइंडसेट का है, जिसको दुनिया दहशतगर्द समझती थी। वज़ीर आज़म बनने के बाद, ओथ के बाद उनको दुनिया ने अपनी उस अनवांटेड लिस्ट से हटा के उनके लिए वीज़े ओपन किए, इवन बरतानिया और अमेरिका ने भी। सो ऐसे शख्स जिसकी सारी पॉलिटिक्स नफ़रत पे मबनी है, इंतहा पसंदी पे मबनी है, पाकिस्तान दुश्मनी पे मबनी है, इस्लाम मुसलमान दुश्मनी पे मबनी है, उससे किसी भी इंतहा की तवक्को की जा सकती है। दूसरी बात यह है कि ये बात दुरुस्त, हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त उठने वाली बहुत सारी आवाज़ें उनकी इकॉनमी के हवाले से भी और उनके रीजनल जो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन इंडिया हैं उनकी आवाज़ें जो उठ रही हैं, और उनकी जमात जो है प्राइम मिनिस्टर की, उसका तेज़ी से इनकी पॉपुलैरिटी में कमी जो है ये भी उनको फोर्स करती है। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। अब हमें समझने की ज़रूरत क्या है? पहली बात तो यह है कि जंग में नुकसान किसका होगा या किसका नहीं होगा, ये बेटर दोनों का नुकसान होगा। जंग में अल्टीमेट फातेह कोई नहीं होता। दोनों मुल्क, हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, एक बड़ी फौज है, उसके पास भी बहुत सारे हथियार हैं। पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा डिफेंस है, हमारी फौज भी लड़ने मरने को अपने पुल के ऊपर दिफा करने को तैयार है। लेकिन हम इस पे अगर नफा नुकसान गिनने बैठेंगे, नुकसान किसका कम हुआ और किसका ज्यादा, तो लड़ते लड़ते हो गई दुम वाली बात होगी। इसमें जंगों में कभी फायदे नहीं होते, कम या ज्यादा नुकसान नहीं होता, नुकसान ही नुकसान होता है। हाँ, अपने दिफा के लिए बिल्कुल कौमें भी करती हैं, और पाकिस्तान को ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी क्या है। हमारी अफवाज कैपेबिलिटी हो तो भी लड़ी है और कैपेबिलिटी कम हो तो भी लड़ी है। लेकिन यहाँ ज़रूरत इस अमर की है कि हम आप खुद विद इन कंट्री होश के नाखुन लें। पाकिस्तान के हालात इस वक्त क्या है मैरीन, कि अफ़गानिस्तान, आज वज़ीर आज़म साहब की स्पीच से पहले मेरी इतला के मुताबिक शायद अफ़गानिस्तान के सदर ने पहले स्पीच करनी है। वो पाकिस्तान के खिलाफ भरपूर मुकदमा खड़ा करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बाद हिंदुस्तान की वज़ीर ख़ारजा जो है वो स्पीच करेगी, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ पूरा अपना एक मुकदमा और नैरेटिव देंगे। यही फोरम जिसको हम हिंदुस्तान के खिलाफ अपने लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वहाँ पे दीगर अक़वाम ने भी हमारे खिलाफ बातें करनी हैं, और वहाँ पे लोग हमारे मुकदमे को किस तरह लेंगे, ये कोई बड़ा मुकदमा नहीं। हाँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तकरीर को यहाँ पे ड्रम बीटिंग लोकल डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन
जो दो आपके गिरदोनवा के ममालिक हैं, और फिर आपको देखने की ज़रूरत है। अफगानिस्तान आप पे शाकी है और आपके साथ बड़े तसादुम की सूरत में बैठा हुआ है। हिंदुस्तान आपके साथ तसादुम में बैठा हुआ है। ईरान आपसे नाराज बैठा हुआ है। चीन के खिलाफ आलमी सतह पे महाजराई हो रही है, उसके घेरे तंग हो रहे हैं। आपके खित्ते में आलमी जो रिक्वायरमेंट्स है और फ्यूचर डिज़ाइन जो दुनिया का बन रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और हैं। इन हालात में पाकिस्तान को बड़े तदब्बर की ज़रूरत है। जंग कोई ऑप्शन शायद नहीं होगा और पाकिस्तान कभी भी ये पहल नहीं करेगा। हमें पूरी तवक्को है, पूरा यकीन है, लेकिन ये सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं है। पाकिस्तान को एक प्रोएक्टिव पॉलिसी के जरिए, यानी अगर हम कहें कि हिंदुस्तान को भी सोचना चाहिए, तो वो नहीं सोच रहे, तो फिर हमें देखना हमें क्या करना है। तो उनको सोचने पे मजबूर करने के लिए जो आलमी ओपिनियन है, जो दुनिया के ममालिक हैं, उनके साथ पाकिस्तान की प्रोएक्टिव एंगेजमेंट जो है वो बड़ी ज़रूरी है। और आखिरी बात ये भी है महरीन के पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कश्मीर का मुकदमा, महरीन एक मिनट, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कश्मीर का जो इशू है वो इतना सेंसिटिव है कि दोनों तरफ का पब्लिक ओपिनियन इतना डर और इतना खौफनाक है। कोई हुकूमत अगर स्टेप लेती है तो पब्लिक ओपिनियन उसके रास्ते की दीवार बन जाता है। और हमें एक बात सोचनी है कि एक स्टेटेड पोजीशन इंडिया की है, एक स्टेटेड पोजीशन पाकिस्तान की है। पाकिस्तान अपनी पोजीशन से नहीं हटेगा, हिंदुस्तान अपनी पोजीशन से नहीं, तो फिर मसला हल कैसे होगा। लेकिन ये बात करते हुए हम डरते इसलिए हैं कि फौरी तौर पे हमारे खिलाफ एक महाज खड़ा हो जाता है। देखो, इसने ये कह दिया कि कौमी मुफाद के खिलाफ बातें करता है, लेकिन हमें समझने की और इसमें होशमंदी की ज्यादा जरूरत है, जज्बात की नहीं, होशमंदी की जरूरत है। और हमें रैशनली, अकल की बुनियाद पे फैसले करके आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है, सही है। और जितना हो सके उसको दूसरे तरीके से, यानी कि डिप्लोमेटिक फॉर्म्स पे उसको जाके बात करने की जरूरत है। खुर्शीद कसूरी साहब, आप जैसे कि अभी आपने गुफ्तगू सुनी कायरा साहब की, उन्होंने भी ये कहा कि जिस तरह का ये लीडर है, कि इंतहा पसंद लीडर है मोदी, और उससे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, तो क्या उसकी ये जो अहमकाना हरकतें हैं या अहमकाना मुहिम जोई जो है, जैसे कि हम कहेंगे, क्या वो किसी जंग की तरफ ले जा सकती है पाकिस्तान को? इस पर हमने बात करनी है। और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? अभी कायरा साहब ने जो कहा उससे आप मुत्तफिक हैं या आप कोई और राय रखते हैं? इस पे बात करेंगे। एक ब्रेक पे हमने जाना है, ब्रेक से वापस आकर करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो तमाम गुफ्तगू हो रही है, आप सुन रहे हैं, आपने अपना जो एक है दिया पॉइंट ऑफ व्यू, जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पे मौजूद हैं, जो खिताब करेंगे, किस तरह से बावर कराएंगे, ये सब बातें अपनी जगह। लेकिन इस वक्त जो एग्रेसिव स्ट्रैटेजी हमें नज़र आ रही है और जो ये कहा जा रहा है जिस तरह से भारत जो है वो फ्रंट फोर्सेस पे आ रहा है, अगले मोर्चों की जानिब बढ़ रहा है, जिस तरह से कल 10 जवानों को शहीद किया गया, जो कश्मीरी जिन्हें कहा जाता है, या जो भी उसके बारे में अभी डिफरेंट खबरें आ रही है, तो उसके बाद पाकिस्तान का जो रवैया है और जो हमारी जुबान कहना चाहिए या जो हमारा मौक़िफ़ कहना चाहिए, वो एग्रेसिव अब होना चाहिए। जनरल असेंबली के खिताब में भी, वज़ीर आज़म साहब की तकरीर में वो झलकना चाहिए। जी मोहम्मद ज़ुबैर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, मोहम्मद ज़ुबैर साहब को इस वक्त शायद हमारी आवाज नहीं जा रही। हम कोशिश करेंगे कि उनसे हमारा राब्ता हो जाए, लेकिन इस वक्त ये ज़रूर है, तमाम मुत्तफ़िक है यकीनन जनरल असेंबली के इस इजलास में एक बार फिर से कश्मीर का जो मुद्दा है वो उठाया जाएगा, जैसा कि पहले भी उठाया जाता है। खुर्शीद कसूरी साहब से जब अभी हमारी बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि हर दफ़ा ये मुद्दा उठाया तो जाता है, लेकिन उस तरह से ये मामला हल नहीं हो पाता। ज़ुबैर साहब, आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही है, एक सवाल आपसे किया था कि जिस तरह अभी आपने बताया किस तरह से एग्रेसिवली हम इस पर बात करेंगे, वज़ीर आज़म
साहब जो है अपनी तकरीर में इस पे बात करेंगे, लेकिन अभी तक जो मामलात सामने आए, जो एग्रेसिव स्ट्रैटेजी इस वक्त भारत की है, जिस अगले मोर्चों पर वो जा रहे हैं, मोदी के जो बयानात सामने आ रहे हैं, उसके बाद आपको लगता है कि क्या जो वजीर आजम साहब की तकरीर है उसमें ये बात झलकती नजर आएगी, हमारी तरफ से भी एक एग्रेसिव स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी? एक तो कौमों को थोड़ा सा ये ख्याल करके चलना चाहिए कि एग्रेसिवनेस किसको कहते हैं। जिंगोइज़म एक होती है, वॉर मॉन्गरिंग एक चीज़ होती है, और इफ़ेक्टिवनेस एक होती है। शोर मचाने से अगर लोग खुश होते हैं तो वो मसले का हल नहीं है। हमें वो पॉइंट्स एक एक करके दोहराने की ज़रूरत है, इफ़ेक्टिवली कट करने की ज़रूरत है, जो कि हमारे दिल की आवाज़ है, पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ है, और जो हम समझते हैं कि हमारा एक असूली मौक़िफ़ है। मैं सिर्फ एक याद दिला दूँ आपको कि जो हम कहते हैं ना, हम भूल जाते हैं क्योंकि नुक्ताचीनी करते हैं हुकूमत पर कि सख्त रवैया नहीं किया। सबसे जो स्ट्रॉन्ग बयानात अगर दिए जाते थे पाकिस्तान हिंदुस्तान की तारीख़ में, तो वो सन 47 से लेकर सन 71 तक के दरमियान का पीरियड अगर आप हिस्ट्री उठाएं तो यहाँ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तकरीरें और बाकी प्रेसिडेंट अयूब खान और तमाम लोग जो थे, और अखबारात अगर आप उस वक़्त के उठाएं तो इतना होस्टाइल एनवायरनमेंट होता था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ? 3 जंगें हुई, पाकिस्तान 2 लख्त हो गया, और उसके बाद से हमने अपनी टोन थोड़ी सी चेंज कर ली। तो लेकिन मोहम्मद ज़ुबैर साहब, अब पाकिस्तान भी वो 71 वाला पाकिस्तान तो नहीं है ना। अब पाकिस्तान जो है वो एक न्यूक्लियर पावर है। नहीं, न्यूक्लियर पावर होने से तो देखें वो डेटरेंस है, वो हम कभी भी एग्रेसिव पोस्चर के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं, वो एक डेटरेंस के लिए हमने किया है, क्योंकि हिंदुस्तान ने पहले एक्सप्लोजन किया था और हमने विद इन 3 वीक्स ऑफ दैट उसका रिएक्शन इसीलिए किया था कि इंडिया ने किया था। सो इट्स अ डेटरेंस, इट्स नॉट एन एग्रेसिव। हमारा कभी भी एग्रेसिव डिज़ाइन नहीं रहा कि डराने के लिए हमने रखा हुआ है, वो एक डेटरेंस है। लेकिन बात तो हम न्यूक्लियर उसकी तो मेरा ख्याल है बात भी नहीं छेड़नी चाहिए, हमें अपने टॉक शोज़ में भी नहीं जिक्र करना चाहिए। अवाम को हमें तदब्बर के साथ लेके चलना चाहिए, और जितना भी माहौल है, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि वही मुशर्रफ साहब थे जिन्होंने कारगिल किया था और फिर उसके बाद वही वाजपेयी के साथ पीस अकॉर्ड किया था। सो मेरा ख्याल है ये तो हमारे पास बड़ी आसान चॉइस है कि पूरी कौम को खुश करने के लिए बड़कें भी मारें और वॉर मॉन्गरिंग भी करें और तमाम ऐसे वो बिल्कुल सही। और ज़ुबैर साहब, हम नहीं ये बात करते, ये तो मोदी सरकार का जंगी जुनून है, वो ये बातें करते हैं। हम तो बिल्कुल सबसे पहले पीस की बात करते हैं। खुर्शीद कसूरी साहब, जी खुर्शीद कसूरी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम एक बात कर रहे थे। आपने कहा था कि हमेशा इस फोरम पे आवाज उठाई गई है, कश्मीर के इशू पर बात की गई है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट कि होता कुछ भी नहीं है, लेकिन इस वक्त आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा में अपना मुकदमा लड़ना कैसे चाहिए? देखिए, पाकिस्तान का जो मुकदमा है ना, वो बड़ा वेल स्टेटेड है और रिपीट किया जा चुका है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि वो कहते हैं डीड स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो ग्राउंड सिचुएशन कश्मीर की आज है, ये सिर्फ 2011 में, क्योंकि जब 2007 नवंबर में हमारी हुकूमत ख़त्म हुई है तो हम मसला कश्मीर के हल के करीब थे, और इस बात को अब कोई डिनाई नहीं करना, ना इंडिया में डिनाई हो रहा है। मेरी बुक लॉन्च पे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह भी आए थे, कांग्रेस के और बीजेपी के भी आए थे, LK अडवाणी, और इधर मुशर्रफ साहब आए थे कराची में बुक लॉन्च पे। दोनों ने कहा है कि जो मैंने कहा है कि डिटेल्स दी हैं कि हम हल के करीब थे, कोई डाउट नहीं है। अब सवाल जो आप पूछ रही हैं कि मुकदमा कैसे लड़ना चाहिए, जो सिचुएशन कश्मीर में चेंज हुई है, जिसमें बच्चों की आंखें फोड़ी जा रही हैं, लोग शहीद हो रहे हैं, ये सिचुएशन है। लेकिन हमें यह भी जान लेना चाहिए कि बैनुल अक़वामी बरादरी एक बड़ी संगदिल बरादरी है। ये उसी वक्त एक्टिव होती है 5 परमानेंट पावर्स या ग्रेट पावर्स जो हैं, उनके इंटरेस्ट, उनके मफादात जो हैं उससे वाबस्ता हों। नहीं तो फ़लस्तीन बहुत पहले हल हो गया होता, दुनिया के बहुत से मसाइल हल हो गए होते, यमन हल हो गया होता, शाम हल हो गया होता, कल शाम में बमबारी ना हुई होती, उसके ऊपर जो रेफ्यूजीज़ के लिए वैन्स जा रही थी, ट्रक्स जा रहे थे। ये बड़ी संगदिल बैनुल अक़वामी बरादरी है। ये केस हमें लड़ना है
सफारती महाज पे जैसे मैंने बैन पहले अवी indicate बरादरी किया, है, लेकिन ये मुकदमा हमें लड़ना है, हमें उठाए रहना है, हमें इस बात को बढ़ाना है, हमें अक़वाम आलम तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना है, कश्मीर की आवाज़ को पहुंचाना है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब आपका बहुत शुक्रिया, खुर्शीद कसूरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।